नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की लड़ाई के बीच कल इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। सरकार ने बिल को पेश करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। कल दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन विपक्षी दलों के वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। उधर खबर यह है कि बिल को लेकर विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 6 से 8 घंटे ही चर्चा करने का समय दिया है। देख लेते हैं यह रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर अब राजनीति कहां हो रही है। एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये जो मिसलीड कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। लेकर आएंगे सदन में हंगामा बरपा है। ये हंगामा वक्फ बिल को लेकर है। अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल प्रश्नकाल के बाद दोपहर में 12 बजे सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए अगर समय बढ़ाना पड़े तो स्पीकर की इजाजत से समय बढ़ाया जा सकता है, मगर विपक्ष ने बीएसी की बैठक का ये कहकर बाइकआउट कर दिया कि विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनी जा रही। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। अपनी सीट पर विराजे, शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत की आयत चिश्ती की कौन है? ये चिश्ती सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये संविधान का उल्लंघन करने वाला है। जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है और नजर बनाए हुए है उन दलों पर जो बीजेपी के सहयोगी हैं। विपक्ष बीजेपी के सहयोगी दलों से सवाल कर रहा है कि बिल में ऐसी क्या खास बात देखी जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे होने के बाद बोलने का मौका दूंगा कि पार्लियामेंट में भी हम विरोध करेंगे और अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन सारे लोगों को तय करना है कि वो ऐसे बिल का समर्थन कैसे करने जा रहे हैं। इस बिल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। संसद से लेकर जेपीसी तक दोनों दलों का रुख सरकार के साथ सहयोग का ही रहा है। लिहाजा कांग्रेस ने जब दोनों को सेकुलरिज्म की याद दिलाई तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़क गए। या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में
मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। जब इस संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया तब जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने इसका खुलकर समर्थन किया था और विपक्ष की समझ पर सवाल उठाया था। तो सदन नहीं चलेगा। अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? ये बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? लेकिन ललन सिंह की राय क्या जेडीयू की राय है, क्या नीतीश कुमार की राय है? जेडीयू की बात करें तो पार्टी के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस ने ललन सिंह के उलट दो टूक कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने वाले नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ ही रुख अपनाएंगे। हमारी अपनी निजी राय है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कुछ नहीं कहा है। आप मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है? इस समय में बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा सर? क्या होगा? वापस होना चाहिए, हम तो कहते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। जेडीयू जहां लोकसभा में अपना रुख जाहिर करने की बात कर रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का भी रुख यही है। फिलहाल वो भी मुसलमानों को ही आश्वस्त करने में जुटे हुए हैं। बहुत है, कल पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कुछ संशोधन सुझाए हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। तो अभी कल संसद में यह बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद 8 घंटे की चर्चा इस बिल पर हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है और उसके साथ साथ उन पार्टियों पर भी अपना हमला तेज कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, मसलन जेडीयू हो, टीडीपी हो, आरएलडी हो या एलजेपी, उनका रुख अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया। और इसी पर हमारी चर्चा होगी कि क्या कल स्मूथली ये बिल पास हो पाएगा जिस तरीके से सरकार को चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, क्या उसके आधार पर यह बिल पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे कि अब भी किस बात का डर विपक्ष को सता रहा है इस बिल को लेकर, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड से अपनी भूमिका रखेंगे क्योंकि अभी तक उनकी भूमिका क्या है वो साफ नहीं हो पाई, और प्रेम कुमार जैन टीडीपी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे पास एक खबर इस वक्त आ रही है कि
टीडीपी ने करीब करीब अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों की माने तो टीडीपी इस बिल का समर्थन करने जा रही है। उन्होंने 3 सुझाव जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिए थे और उसके आधार पर यहां पर यह माना जा रहा है कि टीडीपी ने अपना समर्थन घोषित किया है। जो जानकारी हमारे पास थी उसके मुताबिक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे वो 6 महीने का जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे सर्वे करने के लिए, वो अधिकार किसी और को देने चाहिए, ये टीडीपी की मांग थी, वो शायद मान ली गई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट मांग थी कि ये जो नया कानून लागू होगा वो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं, यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, आगे की तारीख से लागू होगा, यह भी एक मांग रखी गई थी। माना जा रहा है कि शायद वो मान ली गई है और जिसके वजह से टीडीपी ने अपना समर्थन घोषित किया हुआ है। हमारे साथ में तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार दिखा देते हैं कि संसद में आज की स्थिति में कौन कहां खड़ा है। देखिए सरकार के साथ में कौन कौन यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी तो है ही, लेकिन उसके साथ में शिवसेना के सांसद इस पक्ष में वोट डालेंगे। एलजेपी के सांसद माना जा रहा है कि बिल के पक्ष में वोट डालेंगे। हैम जो पार्टी है उनके सांसद भी, यानी मांझी की पार्टी, वो भी इस बिल के पक्ष में वोट डालेंगे और अब टीडीपी भी इस पक्ष में वोट डाल सकती है। लेकिन सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दल इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस है, डीएमके है, टीएमसी है, वाईएसआरसीपी, आरजेडी, एआईएमआईएम, बीआरएस, एआईएडीएमके, शिवसेना, यूबीटी। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने बिल के पिछली चर्चा के वक्त बॉयकॉट किया था, वो पार्लियामेंट में उपस्थित नहीं थे। और उसके साथ साथ एनसीपी, एसपी, शरद पवार की पार्टी, उन्होंने भी इस बिल का विरोध करने का तय किया हुआ है। और जेडीयू, राष्ट्रीय लोकदल और एनसीपी अजित पवार की, इनका रुख अभी तक इस बिल के बारे में साफ नहीं है। तो शुरुआत हम करेंगे जनता दल यूनाइटेड से, क्योंकि अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब देखिए टीडीपी का भी रुख करीब करीब साफ हो गया है। अब बताइए जेडीयू का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। आपकी भूमिका साफ हो गई है, समर्थन करेंगे, आपके अमेंडमेंट्स मान लिए गए, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए अभी तो जो भी जानकारियां हैं वो सूत्रों के हवाले से है। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी के माननीय सांसद हैं जी कामत साहब, दिलेश्वर कामत साहब, वो जेपीसी के मेंबर हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हमारी पार्टी की तरफ से जो विभिन्न मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो शंकाएं आशंकाएं हैं या हमारी पार्टी की तरफ से जो भी क्वेरीज थी वो उनको बता दी गई है। खबरें आप लोग चला रहे हैं, अब वो हमारी बात को पार्शियली उसमें अकोमोडेट किया गया है, फुली अकोमोडेट किया गया है, वो तो जब मसौदा पेश होगा तब मालूम चल पाएगा। तो हम लोगों की इच्छा यही रही है कि किसी की भी आशंका अगर है तो उस आशंका को निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद भी इसी दिशा में कर रहे हैं कि चीजें सुचारू ढंग से हो गई होंगी। कौन सी आशंकाएं आपकी है? आपकी पार्टी की आशंकाएं बता दीजिएगा। देखिए टीडीपी ने अपनी आशंकाएं बता दी थी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मीडिया के पटल पर रखना या मीडिया ट्रायल करना उचित नहीं है। हमें लगता है कि जो भी मसले थे, अब पार्लियामेंट में कोई चीज़ को अगर पेश करना होता है या बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, तो उन बातों को रख दिया गया है। जो भी दिक्कतें थी, जो भी क्वेरीज थी, उनको रख दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनको अकोमोडेट कर दिया गया होगा। और मसला यही साहिल जी की जो हमारे संसदीय बोर्ड के नेता हैं, एक छोटी चीज पूछ लेता हूं, एक छोटी चीज पूछ लेता हूं अभिषेक झा जी, एक छोटी चीज पूछ लेता हूं, उसके बाद शर्मा जी के पास मुझे जाना है। एक छोटी चीज पूछ लेता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे बिल में इस बारे में है कि ये बिल लागू जो होगा वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा या प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी पिछली तारीख से लागू होगा या आगे की तारीख से लागू होगा, बिल मंजूर होने के बाद या ये कानून लागू होने के बाद, अमेंडमेंट लागू होने के बाद, जो भी है। तो आपकी भूमिका तब क्या होगी? क्योंकि अब बिल अब कल आएगा तभी पता चल पाएगा, ऐसा हम कह लेते हैं, लेकिन तब आपकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है मुस्लिम समुदाय में, इस बारे में आपके पास भी कई लोग आए हुए हैं। नहीं, एकदम साहिल, ये है क्या कि सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं और एंटिसिपेशन के आधार पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब आपका स्टैंड क्या होगा, वैसा हुआ तब आपका स्टैंड क्या होगा। हमारा स्टैंड एक ही होगा। एक बार जब मसौदा चला आता है तब ये स्टैंड हम एकदम स्पष्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें तो ताज्जुब इस बात पर है कि जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उनको तो ये वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, इस उम्मीद में कि इस बहाने हो सकता है उनको अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो पोलराइज होकर के मिल जाएगा। जब मौका मिला था तब अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया सबको मालूम है। बिहार की ही बात आप कर ले हैं,
जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, बिहार दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। दंगों की लंबी फहरिस्त है, पढ़ूंगा लेकिन तो अब समय लग जाएगा। ऐसी क्या बात है कि आप खुलकर बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है बिल को लेकर और किस सूरत में समर्थन देंगे, किस सूरत में समर्थन नहीं देंगे? आखिरकार आपका भी तो वोटर है मुसलमान समुदाय, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ विपक्षी दलों को वोट देता है बिहार में। ये नहीं, इसमें सीक्रेट क्या है? जी नहीं, हमको तो सभी समाज के लोगों का वोट मिलता है। नहीं, सीक्रेट की बात नहीं होती है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका होता है। अगर हम मीडिया के पटल पर चीजों को रख पाते तो संसद की गरिमा क्या रहती? संसद के अंदर किसी बात को रखना है तो बखूबी उसको संसदीय दल के नेता रखेंगे, और मजबूती से हमारी पार्टी ने रखा भी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। चलिए ठीक, तो जल्दी से जरा विपक्ष की राय ले लेते हैं, उसके बाद शर्मा जी के पास मैं चलूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को, वो कह नहीं रहे कि किस सूरत में उनकी भूमिका क्या रहेगी, लेकिन क्या आपकी भूमिका आप स्पष्ट है कि किसी भी हालत में ये तमाम अमेंडमेंट जिसको लेकर आप भी कई सवाल उठा रहे थे, जो टीडीपी ने भी रखी है, वो अमेंडमेंट अगर कल के बिल में मंजूर होती है और अगर उसको शामिल कर दिया जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना रुख बदल देगी? क्योंकि मुख्य आक्षेप सभी पार्टियों को इसी बात को लेकर था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, या कुल मिलाकर पूरे ही बिल का आप समर्थन नहीं करना चाहते और उनके खिलाफ खड़ा रहना चाहते हैं। साहिल भाई, अगर हमें पूरे बिल की बात करनी होती तो हम जेपीसी में शामिल क्यों होते? हम चाहते हैं कि सारी चीजें अच्छी हों। अमेंडमेंट्स पहले भी हुए, 95 में भी अमेंडमेंट्स हुए, बगैर किसी हिंदू मुसलमान के हुए, लगातार अमेंडमेंट होते आए हैं वक्फ बिल में, ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को हथियार बना करके हिंदू मुसलमान कराने का, एक पक्ष को दबाने का और बहुसंख्यक पक्ष को ये एक अपनी बुलिंग दिखाने की जो प्रयास कर रही है, इसका विरोध तो आपको भी करना चाहिए। आपकी अपनी आप इस समय एंकर की भूमिका में, आप आइए ना एक्टिविस्ट की भूमिका में। आप एक बार सोच के देखिए कि आज की डेट में मुसलमान के दिल पर क्या गुजर रही होगी, अल्पसंख्यक के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिस तरीके से बुलिंग की जा रही है। वो कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। संविधान के साथ छेड़छाड़ तो ना आप बर्दाश्त कर सकते ना हम बर्दाश्त करेंगे। आप हमें बता दीजिए, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, धार्मिक स्वतंत्रता अगर किसी की है उस पर अटैक किया जा रहा है, और वो भी संविधान के रास्ते का नाम लेकर के अटैक करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सब वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं है। तो मैं राजस्थान के वक्फ बोर्ड का, राजस्थान में 2 महिलाएं थी वक्फ बोर्ड में गहलोत साहब के जमाने में, जरा एक बार चेक कर लीजिए। कहा जाता है कि साहब ये सारे डिजिटलाइज नहीं है इनकी जमीनें। वो तो मैंडेटरी हो जाएगा ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी, साहब बिल के बाद। सर सुन तो लीजिए सर, मैं आपको कह रहा हूं कि 99.9% प्रॉपर्टीज क्या नाम डिजिटलाइज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कह रही है। 0.01% के लिए ये इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। फिर कहते हैं ये साहब कि हम क्या नाम इसमें मुसलमानों का लाभ करना चाहते। तो आप बता दीजिए, जब मुसलमान आपसे लाभ मांग ही नहीं रहा तो आप भाई क्यों करना चाहते हैं? आप सारे के सारे उसके बोर्ड, सारी की सारी उसकी जनता, सारे के सारे लोग उसके ईद की नमाज तक में काली पट्टी बांध करके आए। वो नेता थोड़ी थे। अगर वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं तो आप उनके जबरदस्ती घर में घुस क्यों रहे? आप सौगाते मोदी नाम की एक टॉफी या लेमन जूस दे करके उनकी सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेना चाहते हैं क्या? नहीं चल पाएगा ऐसा। और 9 लाख करोड़, 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़ का हंगामा कर रखा है। आप ही का चैनल है जो बताता है सामने, सर 5 सेकंड, आप ही का चैनल बताता है सामने कि 33,000 से ज्यादा दरगाहें हैं उस वक्फ बोर्ड के बिल में। 1,49,000 एकड़ से ज्यादा, 1,50,000 एकड़ पर कब्रिस्तान है। क्या नाम 50,000 एकड़ पर कम से कम मस्जिदें हैं। इन टोटलिटी में 1,40,000 एकड़ कुल जमीन है जो खेती की है, उससे आपकी इनकम होती है। उसके अलावा तो कहीं से इनकम नहीं होती। तो आप ये चाहते क्यों है कि डीएम के अंडर में मुसलमान जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है वो डीएम के अंडर में आ जाए? क्यों आ जाएगी भाई? नहीं आने देंगे। हम तो नीचे से लेके ऊपर तक इसका विरोध करेंगे। हमारे 44 संशोधन अगर आपने मान लिए होते तो निश्चित तौर पर बगैर किसी परेशानी के पास हो गया होता। विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधन दिए। कांग्रेस तो मानने वाली है नहीं के शर्मा जी, ये बात तो सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता बाहर भी कह रहे हैं। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टियों का क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अब भी खुलकर कहने को तैयार नहीं थे कि क्या करने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, एनसीपी ने अपना रुख साफ नहीं किया हुआ है। तो जितना नंबर है उसमें तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा आपका। अब जनता दल यूनाइटेड समर्थन करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको? नहीं सर, साहिल जी, ऐसा है
कि मुझे लगता है किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के गरीबों से के हित से जुड़ा हुआ विषय है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दल, अब जिसको जो विरोध में बैठे हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो विरोधी, उनका काम है विरोध करना। लेकिन मैं इतना बता दूं, जो भी देश के हित में जो भी दल होगा वो निश्चित तौर से बिल पेश होने के बाद सभी लोग एक मत से इस बिल को पारित करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि यह निश्चित तौर से, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मुझे लगा कि शायद यहां पर बैठे कुछ बिल के विषय में पढ़े होंगे, लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि बिल का एबीसीडी भी नहीं पढ़ के आए हैं यहां पे। तो जितना सामने है बिल, क्योंकि बिल 8 अगस्त 2024 को पेश हो गया था, तो उसके बाद वो जेपीसी में गया, उसमें कई संशोधन हुए, वो अब बिल जो है इस पे सदन पे आएगा, तो जो संशोधन हुए हैं वो भी सामने आएंगे उसके साथ। लेकिन मैं सबसे पहले नया बिल किसी ने देखा नहीं है ना शर्मा जी, ये जो वक्फ बिल है, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं संशोधन उसमें ऐड होके आएंगे, तभी तो मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो पहले बिल आया। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिल है वक्फ बिल, यह बिल केवल मुस्लिम हित में ही नहीं, बल्कि यह बिल हिंदुओं से जुड़ा है, सिखों से जुड़ा है, ईसाइयों से जुड़ा है, बौद्धों से जुड़ा है, जैन से जुड़ा है, और इन सब से बढ़कर यह इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति से जुड़ा हुआ बिल है। इसलिए इसे ये पेंट करना कि ये केवल मुसलमान, यही जो है भ्रम फैलाने वाला इशू है। क्योंकि इसके अंतर्गत जिन जमीनों का मसला है, वो मसला राष्ट्रीय संपत्ति का भी है, हिंदू मंदिरों का भी है, गुरुद्वारों का भी है, चर्चों का भी है, और कई हिंदू और अन्य धर्म के मानने वाले और मुस्लिम धर्म के लोगों की खुद की संपत्ति का भी मसला है। तो इसलिए इसको एक धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो ये। मैं 2-3 बातें छोटी छोटी रख रहा हूं, इसके बाद आप डिबेट को अपना हो कीजिए। दूसरी बात, एक प्रश्न सुन रहा हूं मैं, जो बार बार विरोध में प्रश्न आ रहा है कि असंवैधानिक है। मुझे समझ नहीं आता, कैसी समझ है लोगों की, कि जो बिल कांग्रेस की सरकार ने, पहले तो अंग्रेजों ने बनाया, फिर कांग्रेस की सरकार ने 1954 में नेहरू जी के शासनकाल में यह वक्फ अधिनियम बना, 5 बार इसमें संशोधन हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यदि संशोधन कर रही तो असंवैधानिक हो गया, और इसके पहले संवैधानिक था। मतलब यह हद है, यानी ऐसा चरित्र हमने कभी देखा नहीं विपक्ष का। अपने ही बनाए बिल को बता रहे हैं कि यह असंवैधानिक हो गया। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसको भी दूर कर दे रहा हूं, क्योंकि 8 अगस्त 2024 के जो उसमें है उसमें स्पष्टता भी है कि यह बिल जो रजिस्टर्ड संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, जो रजिस्टर्ड संपत्ति है, जिसमें मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, जिसके अंदर कब्रगाह है, तमाम चीजें, उस पर यह कोई प्रभाव नहीं रखता, ये जो संशोधन हम लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका निर्णय न्यायालय करेगी। इन द फ्यूचर इस तरह से इसका दुरुपयोग जो 2013 में कांग्रेस की सरकार ने आनंद फानन में मुस्लिम, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, आप क्लियर कर रहे हैं इस बात को, अधिकार रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, इस बात को क्लियर कर रहे हैं आप शर्मा जी? स्पष्टता है, मैं जो स्पष्ट कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो रजिस्टर्ड जो चीजें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, उस पर इस बिल के संशोधन का कोई प्रभाव। अब एक बात अंतिम कर देता हूं। तीसरी बात, अभी मैं सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, मुझे हंसी आ गई। अरे अपना ही बनाया कानून पढ़ के आ गए होते यार। और दूसरा, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का आपको मैं वर्डिक्ट दिखा रहा हूं, जिसमें स्पष्टता से कहा गया है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। और क्या प्रोपेगेंडा और क्या झूठ विपक्ष फैला रहा है। अभी इन्होंने कहा कि इनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट किया जा रहा है, और यही नहीं, यही झूठ फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें, उसका सवाल भी पूछना है मुझे, शरीयत को, अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी ने ये सारे आरोप लगाए हुए हैं, इसके लिए आपसे जवाब, पहले के शर्मा जो कह रहे हैं उस पर आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। थोड़ी देर पहले हम जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को कुछ चीजें पूछ रहे थे, लेकिन खबर आ रही है बिल पेश होने से पहले नीतीश कुमार यहां पर एक्शन में आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नीतीश कुमार पहुंचे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल लोकसभा में बिल पेश होना है, और यह भी खबर जेडीयू के खेमे से आ रही है कि जेडीयू के सुझाव भी
एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और शामिल कर लिए गए हैं इस बिल में, यह भी कहा जा रहा है। तो लगता है धीरे धीरे कल मेरे ख्याल से झा जी बोलेंगे हमें कि हमारे सुझाव शामिल कर लिए गए, इसके लिए हम शामिल हो गए करके, ऐसा मान के चले हम। लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। आपने सुना के शर्मा कह रहे हैं कि आप गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिल का अमेंडमेंट, जब यह वक्फ बिल लाया गया था कांग्रेस की सरकार के समय पे, तभी वक्फ बिल को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि जो ट्रस्ट है वो वक्फ की जमीन संभाल नहीं पा रहे थे, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बिल बनाया गया, वक्फ बिल का निर्माण किया गया था। उसके बाद में राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 8% जमीन पूरे वक्फ की अगर हम देखें तो वो डिस्प्यूटेड आज की तारीख में है, अलग अलग अदालतों में उसको लेकर मामले चल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में सरकार इस स्थिति में है कि यह बिल पास करा पाए? अनुराग भदौरिया, और उसके साथ साथ शर्मा जी के मुद्दों पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आशुतोष भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए जेपीसी क्यों बनाई गई थी? जेपीसी इसलिए बनाई गई थी कि विपक्ष अपना सुझाव देगा। जेपीसी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है तो हम एकदम वक्फ बोर्ड के बिल की इस तरह से करना चाहते, उस तरह से करना चाहते। पहले भी अमेंडमेंट हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी होने वाले हैं। तो उसके लिए जेपीसी बनाई गई ना। जो बिल वो लेके आए थे, जो मसौदा वो लेके आए थे, हमें नहीं पसंद आया, हमने कहा जेपीसी बनाइए। जेपीसी बनी। जेपीसी में आपने विपक्ष को सुझाव देना था, विपक्ष के सुझाव दिए, आपने विपक्ष के सुझाव मानी नहीं। क्यों फिर जेपीसी बनाई? किस बात के लिए जेपीसी बनाई? जब आपको विपक्ष के सुझाव नहीं मानने, आप धीरे धीरे आपको मानने को तैयार हो रहे। जेडीयू के कह रहे हो कि अब हम कुछ मानेंगे, टीडीपी का कह रहे हो अब हम मानेंगे, तो आज जो विपक्ष ने कहा उसको भी मान लो। जब आप टीडीपी का मानने को तैयार हो, जेडीयू का मानने को तैयार हो, तो जो दूसरे विपक्षी दल उनका भी सुझाव मान लो। क्या दिक्कत है? इसके मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत खराब है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो अपने सहयोगी दल का अगर सुझाव मान रहे तो हमारा भी सुझाव मान लेते। इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो। उसमें आप चाह रहे हो समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते हो जिसके अंदर में इस तरह की एक राजनीति पैदा होती रहे जिससे कि माइनॉरिटी के बीच में और जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के बीच में एक खाई बनी रहे। क्योंकि आप उसको खाई बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप जब सबका सेशन मान रहे तो हमारा भी मान लीजिए। इसी तरह किसान बिल में आपने किया था ना, किसान बिल भी आपने बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले आपने बिल पास कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर में। और ये विपक्ष चिल्लाता रहा कि मेरी भी सहमति ले लीजिए, मेरे भी आइडियाज ले लिए, नहीं लिया। बाद में किसान धरने पे बैठा, किसानों की मौत हुई, कौन जिम्मेदार? जिनके परिवार बर्बाद हो गए उसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे नहीं। उसके बाद आपने किसान बिल वापस भी लिया। तो आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे चूंकि विपक्ष ने, जिस जनता ने आपको चुना है उसी जनता ने हमें भी चुना है। तो आप विपक्ष लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ होता है, लेकिन आपकी तो आदत तानाशाही की है ना। विपक्ष को तो पार्लियामेंट से बाहर कर देते हो, एक सेशन में 140 सांसदों को आप बाहर करके बिल पास कर देते हो। अगर ये मंशा आपकी है, आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संवैधानिक प्रक्रियाओं जो हमारी प्रक्रिया उन पर विश्वास नहीं है, तो फिर यहाँ लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही चला रही है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रही है। तो उसी शब्दों को हम बार बार उठा रहे हैं। भाई जैसे उन्होंने बोला कि हमने कहा 12 घंटे की हमें अगर डिबेट भी होनी है, वहां पे चर्चा भी होनी है, तो 12 घंटा विपक्ष को दे दो। अब 12 घंटा देने में भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसमें भी आप कटौती करें, 6 घंटा ले लो। अरे भैया देश का पार्लियामेंट है, इतने बड़े बिल पे बहस होनी है, अरे 12 क्या 24 घंटे दे दो, क्या दिक्कत है? देश के एक बहुत अहम बिल पे चर्चा होनी है, सभी का पक्ष आना चाहिए। जेपीसी में चर्चा करने के बावजूद पार्लियामेंट पे भी आपको लंबी चर्चा चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, हमारा सुझाव क्या मानेगा? आपके सुझाव नहीं माने गए। 44 अमेंडमेंट्स दिए गए थे, वो सारे सुझाव नहीं माने गए। के शर्मा जी, दरअसल देखिए शिकायत ये है इस पूरे मामले को लेकर, और ये शिकायत क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी की पार्लियामेंट में 221 बिल पास हुए हैं अब तक, जिसमें से 1/3 जो बिल है वो 1 घंटे के डिस्कशन में पास किए गए। 13% बिल ऐसे हैं कि जो 1 से 2 घंटे की चर्चा हुई पार्लियामेंट के भीतर और पास कर दिए गए। 30% बिल्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 घंटे की चर्चा हुई और पास कर दिए गए। और 16% बिल ऐसे हैं कि जो रेफर कर दिए गए जेपीसी, और जिसमें यह वक्फ बिल भी शामिल है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर चर्चा ठीक से नहीं हो रही है। जेपीसी में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का यही था कि 44 अमेंडमेंट्स हमने सजेस्ट किए, उसमें से एक भी माना नहीं गया। तो ऐसा क्या है कि विपक्ष के अमेंडमेंट नहीं माने जा रहे हैं और आपकी सहयोगी दल है, जेडीयू हो, टीडीपी हो, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे अमेंडमेंट्स तो मान लिए, अब हम समर्थन कर सकते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में, जरा वो भी बता दीजिएगा शर्मा जी। नहीं, मैं बताता हूं। आपने सारे आंकड़े बताए साहिल भाई, ये नहीं बताया कि विपक्ष कितने घंटे सदन का बहिष्कार करके बाहर खड़ा है। इसका भी आंकड़ा निकाल लेते कि कितने बार जो है
कितने घंटे वो सदन के अंदर रहता है, कितने सदन से बाहर खड़ा होकर नारे लगाता है और मिमिक्री करता है, नाटक नौटंकी करता है। क्या क्या हरकतें नहीं करते ये लोग बाहर खड़े होके, और सदन के अंदर क्या नहीं करते। बेल तक में चढ़ के स्पीकर के ऊपर जो है पुस्तकें लॉ बुक फेंक के मारते हैं। ये विपक्ष है। और इनसे पूछिए कितने घंटे बाहर, वो भी आंकड़ा अपने उनसे कहिए, विशेषज्ञ से निकाल के दिखाएं। दूसरी बात का इनसे एक भी आप चुप रहे बीच साहिल जी, इनको बंद कराइए, इसको और आप बिल भी बंद कराइए इसको। कमाल की बात करें, मैंने बीच में नहीं बोला है। सुन लेते हैं अनुराग जी, आपकी बात सुनी थी उन्होंने, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चर्चा ठीक से होगी इसको लेकर। देखिए पहले इसको लेकर काफी चर्चा बाहर हो रही है, जरा यहां पर ठीक से चर्चा हो जाएगी। शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आशुतोष जी भी बात करने वाले हैं। शर्मा जी इसलिए करो। हाँ, ये नहीं तो मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला साहिल जी, तो मुझे ही बोलने दीजिए ना। दूसरी बात, अभी आपने कहा जेपीसी की, जेपीसी पहली बार बनी है क्या देश के अंदर में? और पहली बार ये मामला आ रहा है। कितनी बार जेपीसी बनी और जेपीसी में क्या विपक्ष के सारे सुझाव मान लिए गए हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड मुझे हो तो दिखा दीजिए। दूसरी बात, जेपीसी में इन्होंने किया क्या? जेपीसी में पहले दिन से मेरे पास सारे जितनी बैठकें हुई हैं जेपीसी की, और मैं डेट वाइज बता सकता हूं और किसमें क्या हंगामा हुआ। कल्याण बनर्जी किसी पे गिलास फेंक के मार रहे थे, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं इनके सांसद वहां पर। हर बैठक, ऐसी कोई बैठक नहीं गुजरी जिसमें विपक्ष ने वहां गाली गलौज नहीं किया, टेबल नहीं पटका, गिलास नहीं तोड़ा, हंगामा नहीं किया। जेपीसी के अंदर का ये सारे मामले आप लोगों ने अपने चैनल पे चलाए हैं साहिल जी। ये जेपीसी की बैठक पर गुंडागर्दी करने जाते थे क्या? ये गिलास फेंक फेंक के मार रहे थे क्या? ये सारे मामले सामने आए या नहीं आए? तो आपके पास कोई सुझाव नहीं। अभी मैं पूछता हूं। दूसरी बात, अभी ये मैं इनसे पूछता हूं कि यही कह रहे हैं ना हमारे सुझाव, ये बता दें इनके क्या सुझाव थे। ये बता सकते हैं 2 सुझाव की हमने क्या सुझाव दिए। हमने जो अमेंडमेंट लाए हैं, हमने जो उसमें तथ्य लाए, वो 2013 के जो वक्फ बिल जबरदस्ती पास हुआ था सदन के अंदर, जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया कि वो कहीं भी खड़े होकर ये कह सके कि ये जमीन जो है हमारी है, और उसमें जिसकी जमीन पर वो अपना कब्जा बताते हैं उनको तो साबित नहीं करना है, वो जिसकी जमीन कब्जा गई उसको बताना है कि साहब मेरी जमीन का प्रॉपर्टी का कागज है। वो भी ट्रिब्यूनल में जाना है इनके, उसको राइट भी नहीं है। तो आप बेसिकली स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, आपका कहना वही है ना। स्पेसिफिक सुझाव आप बता दीजिएगा। सुनील राजपूत जी स्पेसिफिक सवाल आपके सुझाव बता दीजिएगा। मुझे आशुतोष जी के पास भी जाना है, लेकिन एक खबर भी हमारे पास आ रही है, विपक्ष की भी एक ज्वाइंट मीटिंग अभी थोड़ी देर में होने वाली है। विपक्ष की मीटिंग होने वाली है, कल वक्फ बिल पेश होने वाला है, उसको लेकर विपक्ष की बैठक होने वाली है शाम को 6 बजे। इंडिया गठबंधन की बैठक इस पूरे बिल को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर ली जाएगी। उसके बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर रणनीति की चर्चा भी इस बैठक में होगी। कल लोकसभा में 12 बजे बिल पेश होना है और इस बिल के पेश होने को लेकर ही विपक्ष की चर्चा होने जा रही है। सुनील राजपूत, आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था, जल्दी से आप उसका जवाब दे दीजिएगा कि आपकी भूमिका क्या है और आपको क्या लगता है। स्पेसिफिक चीज बता दीजिएगा कि वो चीज इस बिल में आपको नजर नहीं आती। 2013 का जिक्र उन्होंने किया हुआ है, यूजर जो है लैंड का, उसके मुताबिक उसका हक वहां पर होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी को उसके बारे में थी, और आपकी दिक्कत यह भी है कि वहां पर गैर मुस्लिम आपने कैसे सदस्य उसमें घुसेड़ रहे, यह भी आपकी मांग है। जरा जल्दी से बता दीजिएगा, उसके बाद मुझे आशुतोष जी के पास जाना है। बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं साहिल। पहली बात तो के शर्मा जी असत्य बोल रहे हैं, झूठ कहूंगा तो गैर पार्लियामेंट्री हो जाएगा। जेपीसी पे चर्चा हुई नहीं है के शर्मा जी। जेपीसी पर जब चर्चा होती है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पूरे बिल पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती है। आशुतोष जी भी जानते हैं, उन्होंने लंबे समय संसद कवर की है। पॉइंट टू पॉइंट इस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो इसलिए इस जेपीसी का मतलब ही कोई नहीं, नंबर 1। दूसरा, मैं बहुत इधर उधर की बात न करके आपको मैं 5 बातें बताता हूं। एक तो पूर्ववर्ती कानून के तहत बनाए हुए जितने संस्थान हैं, आप उनको, उनके अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। आपने कहा था 5 सुझाव दीजिए, मैं 5 दे देता हूं, ताकि अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारों से उनको वंचित न किया जा सके। दूसरी, कौन आदमी अपनी वक्फ भूमि कर सकता है,
तो आपको क्या लगता है? आप कहते हैं कि जब तक कोई आदमी 6 महीने ना हो, 6 साल ना हो, वो यानी सरकार से पूछ करके करेगा वक्फ, इसकी इस प्रावधान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वक्फ की परिभाषा ही बदल रहे हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर उनके हमला कर रहे हैं। वक्फ का मतलब अगर मुसलमान कहता है कि मैं आलो औलाद मैंने वक्फ कर दी जमीन, उसमें वो 6 महीने का मुसलमान हो, 6 साल का हो या 600 साल का हो, कौन उसको आप रोक सकते हैं? तीसरी बात, जो न्यायपालिका में नए लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा है, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए। और वक्फ के प्रशासन को कमजोर करने के लिए बिना किसी कारण के मौजूद कानूनी प्रावधानों को हटाया जा रहा है, और साथ ही वक्फ जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए कानून में और अधिक सुरक्षा के वो दिए जा रहे हैं। वक्फ में जो इस समय वो है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले जो ठेकेदार हैं, जो लोग, जी सर, मुझे जरा एक बात बता दीजिएगा, एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मैं शर्मा जी को भी सवाल पूछूंगा। एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा, सरकार ने इससे पहले वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया क्योंकि जो ट्रस्ट थे वो वक्फ की जमीन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, वहां पर एनक्रोचमेंट्स हो रहे थे, वहां पर अतिक्रमण हो रहे थे। आपने वक्फ बिल लाया, वक्फ बोर्ड्स बनाए, राज्य में वक्फ बोर्ड्स बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण तो नहीं हटे ना वहां से। इसीलिए तो यहां पर स्ट्रीमलाइनिंग के लिए अब बीजेपी सरकार कह रही है कि इसमें हमको स्ट्रीमलाइन करना है, इसमें हमको रूल्स बनाने हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स के नियम कानून है रेवेन्यू के, उसके मुताबिक सारी प्रॉपर्टीज का ये होना चाहिए, इसके लिए हम बना रहे हैं। तो उस पर गलत क्या है? आपको बस दिक्कत इसी बात की है ना कि भाई नॉन मुस्लिम लोग इस पे क्यों घुसेड़े जा रहे हैं, या 6 साल तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों को 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। यही मेन मुद्दे हैं ना आपके, बाकी सारी तो ऐसे ही है। नहीं नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर से कह दूं कि उन संस्थाओं को कमजोर, यानी आप उन संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं जो संस्थाएं पहले से नियम कानून में है। कौन रोक रहा है कि अगर आप वक्फ की जमीन में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साहिल भाई, लखनऊ का सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन, फारूकी, जफर फारूकी नाम है। पिछले 24 साल से सरकारें किसी की रही हो, पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा लैंड एक्ट उसके मुकदमे हैं ग्रैबिंग के, है ना। आज तक पिछले 8 साल में कहने को ये लोग कहते हैं कि हम स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, जफर फारूकी आज तक यही तो बात है ना, अध्यक्ष बना हुआ है जिसमें सरकारी अधिकारी, किसी का कंट्रोल नहीं था ना उस पर। यही तो मुद्दा उठ के सामने आ रहा है। आशुतोष, क्या बात है कि इसको लेकर राजनीति इतनी चरम पर है? क्योंकि कई बार आपने भी कई बार देखा होगा कि वक्फ की जो जमीन है उसके हथियाने को लेकर कई सारे मुद्दे, और इलीगली हथियाने को लेकर कई सारे मुद्दे कई बार चर्चा में आ चुके थे। ऐसे में अब इस कानून का असर आम मुसलमानों पर पड़ेगा, यह कहकर क्या विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है, या फिर आपको लगता है कि सरकार इस बिल को पारित करके एक बार फिर जो लैंड का मामला है उस पर कंट्रोल जमाना चाहती है? खास करके जो आरोप किया जा रहा है कि राज्य के हाथ से वो अधिकार निकल जाएगा वक्फ के मामले में। साहिल, इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि दरअसल ये जमीन का मसला है, तो इसको ये जो जमीन का मसला या भूमि का मसला बताने की कोशिश की जा रही है, ये ही इस पूरे 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 मामले की जड़ में है। दरअसल ये जमीन का मसला है ही नहीं। मुसलमान कहता है कि जब जो संपन्न मुसलमान है या जिसके पास मान लीजिए बहुत सारी जमीन है, वो कहता है मैंने अल्लाह के नाम ये जमीन वक्फ कर दी ताकि समाज के काम आ सके, जो गरीब है, जो मजलूम है, उनके लिए कुछ मदरसे खुलने हैं, एजुकेशन होना है, पढ़ाई होनी है, उनके बच्चों को मदद करना है, वो सारी चीजें होती है। तो ये अल्लाह के नाम पे दी गई जमीन है, यानी एक धार्मिक मामला है, ये जमीन का मामला नहीं। इसको जमीन का मसला बना के जो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, असली दिक्कत वहां पे है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि उनके मामले में दखलंदाजी की जा रही है। दूसरा सवाल क्या है कि चलिए मान लीजिए सरकार को लगता है कि इस मामले में गड़बड़ी है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो इसमें सरकार का पहला फर्ज यह था कि मुस्लिम समुदाय के साथ बैठकर एक लंबी चौड़ी चर्चा करते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते और फिर उसके बाद कानून बनाते, तो शायद दिक्कत नहीं आती। जिस तरीके से कृषि कानूनों के मामले में हुआ, आपने किसानों से किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन नहीं किया और बाद में किसान नाराज हुए, धरने में बैठे, लोगों की मौतें हुई और अंत में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। तो ये तो बिना कंसल्टेशन के लिए क्या रहे। तीसरी बात इसमें यह, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई हिंदुओं का कोई धार्मिक मामला है, क्या उसमें गैर हिंदू पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपकी इस बिल में क्या है कि 2 गैर हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो 2013 का वक्फ बिल था, उस 2013 के बिल में वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार था कि वे तय करता कि यह वक्फ की जमीन है या वक्फ की जमीन नहीं। अब आप ये पूरा अधिकार आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना चाहते हैं।
तो मुसलमानों को मुस्लिम तबके को ये लगता है कि भाई जैसे हिंदुओं के मामले मुसलमान दखलंदाजी नहीं कर सकता, वैसे मुसलमानों के मामले में हिंदू दखलंदाजी क्यों करे, दूसरे धर्म के लोग दखलंदाजी क्यों करें। ये ऐसा मसला है जिसमें बहुत आराम कलेक्टर वाली दिक्कत क्यों नजर आती है? कहीं ये बाबरी मस्जिद वाला मामला तो नहीं है कि कलेक्टर ने वहां पर आदेश दिया और उसके बाद सारा हमने देखा कि किस तरीके से इस सालों तक ये मामला चलता रहा, इसीलिए कलेक्टर को लेकर कहीं दिक्कत तो नहीं है? नहीं, साहिल देखिए, ये मुस्लिम तबके के अंदर पिछले 10-12 सालों के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और गहरा अविश्वास पैदा हुआ। इसलिए उनके मन में यह है कि दरअसल उनकी जमीन को, जो अल्लाह के नाम दी गई जमीन है, वो कहीं सरकार हड़पना तो नहीं चाहती है। ये अविश्वास का प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको बदलाव करना था तो मुस्लिम तबके के कॉन्फिडेंस लेकर बदलाव करना। अविश्वास पैदा हुआ है, आशुतोष कह रहे हैं। जी नहीं, ऐसा है कि अविश्वास का तो कोई पैमाना नहीं। आप सीए का मामला उठा के देख लीजिए साहिल भाई, यही लोग थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जुड़े हुए थे जो अभी सज्जन बोल रहे थे। शाहीन बाग को अखाड़ा बना दिया गया था ना, दंगा तक करवाया, किसी एक व्यक्ति की नागरिकता गई। यही झूठ फैला फैला के यही ट्रिपल तलाक में जो है खून की नदियां बहा रहे थे लोग, और यही जो है कश्मीर के संदर्भ में जब धारा 370 समाप्त की जा रही थी, तब ये देश में ये जो है इसी तरह की अराजकता फैलाने की बात कर रहे थे। ऐसे ही बैठ के टीवी में लोगों को बहकाना, प्रोपोगंडा करना। मैंने अभी पुनः बताया कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यहाँ रटा जा रहा है उसको बार बार। यही एक प्रोपोगंडा है। अभी एक मिनट, मुझे धार्मिक संस्था नहीं, आशुतोष जी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसमें उनके संगठन नहीं। अब एक मिनट सर, मुझे बात तो इतना तो करने दीजिएगा साहिल भाई। मैं 4 लोग को विपक्ष में बैठा के रखे हैं आप मेरे, हाँ इतना तो बोलने दीजिए मुझे ही जवाब देना। दूसरी बात, अभी बोलिए, समय खत्म हो रहा है, बोलिए। इतनी इनके लोगों को बुला के बात करना था। जेपीसी की बैठक में जो है लगातार विभिन्न संस्थाओं से उनके भी लिस्ट कल आएंगे कि कितने लोगों से, कितनी संस्थाओं से, लाखों लोगों से बातचीत हुई है, इसके बावजूद क्या कंसल्टेशन चाहिए। और एक बात मात्र कहता हूं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में साहिल जी लगभग 40,000 मामले पेंडिंग हैं। इसमें 10,000 मामले जो हैं ये मुस्लिम समाज के हैं। 25% सर जी, 25% मामले। ये तो धार्मिक मामला है नहीं आशुतोष जी, वो कह रहे हैं। आपका मुख्य आरोपी वो रिफ्यूट कर रहे हैं आशुतोष जी। देखिए साहिल, तो आप पूरा मुसलमान यहाँ तो चुप कराइए भाई, चुप कराइए। विरोध में खड़ा है 25%। जी बोलिए आशुतोष जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से। देखिए साहिल, मैं अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौन है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हकीकत अभी सीए के मामले में दिल्ली में आज दिल्ली की कोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ जो सिटिंग मिनिस्टर है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। आइए देखिए, आज ही स्थानीय कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली के मिनिस्टर है कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए दंगों के मामले। चलिए, जबकि दिल्ली पुलिस विरोध कर रही है, बोले में हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। तो कौन दंगे करा रहा है, कौन दंगे नहीं करा रहा है, ये तो कोर्ट। चलिए, मामला भटक ना जाए, क्योंकि अभी दिन भर वक्फ बिल को लेकर ही पूरे देश में चर्चा यहां पर हो रही है, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी गहरी हो रही है, और खास करके बिहार के चुनाव है, इसके वजह से राजनीति गहरी बनती जा रही है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का रुख एक के बाद एक साफ होता जा रहा है, टीडीपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बिल पास कराना ज्यादा मुश्किल आज की स्थिति में तो मुश्किल नहीं नजर आ रहा है।